नमस्कार। लिटकैन 2020 चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम फ़िल्मों और शिक्षा का एक अंतर संबंध देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि फ़िल्मों का शिक्षा के साथ क्या एक अंतर संबंध है, सह-अस्तित्व है और किस तरह से फ़िल्में शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहभागी हो सकती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं और एक लंबा अनुभव है शिक्षा का। प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव, आपका हार्दिक अभिनंदन, आप स्वागत है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। अ, आलोक जी, आपसे हम सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि क्या फ़िल्मों से भी हम अपने शिक्षार्थी, अपने जो विद्यार्थी होते हैं, उनको किसी तरह से हम उनको साथ लेके चल सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि फ़िल्मों से भी हमें शिक्षा मिल सकती है? सुनने में ये बात बड़ी रोचक लग रही है क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि फिल्में न देखो, और इसका उल्टा भी सही है कि जब हम फिल्में देख रहे होते हैं तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि पढ़ाई लिखाई की बात हम न सोचें। जी, लेकिन ये दोनों भिन्न क्रियाएं दरअसल नहीं है, क्योंकि एक ही मनुष्य से जुड़ी हुई है, और एक विद्यार्थी जो होता है वो वो एक मतलब एक सजग व्यक्ति ही विद्यार्थी हो सकता है, विद्या का अर्थ ग्रहण करने वाला हो सकता है, जो जिज्ञासु हो, जिसमें प्रश्नाकुलता हो। और ये प्रश्नाकुलता केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रह सकती है। और बिल्कुल। वो जब जो भी काम, वो क्रिकेट भी यदि देख रहा होता है, मैं दरअसल बताऊं, मैं मूलतः राजनीति विज्ञान के शिक्षण से जुड़ा रहा हूं, उसका विद्यार्थी रहा हूं। तो राजनीति को जब हम समझाते हैं तब हम ये सब कहते हैं कि भाई राजनीति का मतलब है सामाजिक स्तर पर होने वाले संघर्ष, और उस संघर्ष के समाधान हेतु सहमति की प्रक्रिया। अब ये दो विरोधी बातें हैं, संघर्ष और सहमति, ये बिल्कुल, पॉलिटिक्स होती बिल्कुल। है। लेकिन इसको समझाने के लिए फिर हम बताते हैं कि जैसे क्रिकेट का खेल है, उसमें दो टीमें आपस में संघर्ष रहते हैं, लेकिन दोनों टीमें अंपायर के फैसले के प्रति सहमति भी रखती हैं। बिल्कुल, तो चाहे खेल भी चल रहा हो तो मेरी राजनीति शास्त्र चलता रहता है। इस तरह से जब फिल्मों की जब बात आती है तो आज इसी पे चर्चा है, चूंकि तो फिल्मों में तो अनेक ऐसी बातें हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी कमी आजकल जो विद्यार्थियों की तरफ से हो रही है वो ये है कि वो जो हमारा जो इतना विपुल साहित्य है उससे उतने दो चार नहीं है। अब मैं यदि उनको उदाहरण देता हूँ, मूल्यों के संदर्भ में यदि मैं उनको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए ईदगाह कहानी का, प्रेमचंद की लिखी ईदगाह कहानी का, और किस तरह से जो हामिद है वो 3 पैसे जो है वो अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदने में खर्च कर देता है। और मैं अपने बच्चों को समझाना चाहूं कि सुख और मनोरंजन में क्या अंतर है, तो ये कहानी वो उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय यदि मैं फिल्म में से कोई उदाहरण देता हूं जो उन्होंने हाल ही में देखी हो या पिछले दिनों उसके बारे में सुना हो, और वो समझ पाए कि उचित और उपयोगी का अंतर क्या होता है। कई बार ऐसा होता है जिंदगी में, सबसे बड़ी कश्मकश और जद्दोजहद यही है कि हमें उपयोगी जो है वो लुभाता है, और जो उचित है वो उतना फायदेमंद नहीं होता। पॉलिटिकल बिल्कुल। फिलोसफी में दो ऐसे बड़े लोग हुए हैं, बेंथम और जेएस मिल, गुरु शिष्य हैं ये। तो जी, बेंथम ने उपयोगिता का सिद्धांत दिया, और उसने ये कहा कि संसार में जो कुछ उपयोगी है वो अच्छा है। यानी कि ताश खेलने से यदि आनंद मिलता है तो कीट्स की कविता से भी यदि उतना ही आनंद मिलता है, तो दोनों चीजें बराबर हैं। लेकिन बिल्कुल। आगे चल के जेएस मिल जो उनके शिष्य थे, और मैं हाथ के साथ आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बच्चों को मैं कहता भी हूं मैं, कि शिष्य में और अनुयायी में फर्क होता है। हाँ, अनुयायी ये बिल्कुल। अनुयायी जो है वो अपने गुरु की बातों का केवल अंधानुकरण करता है, लेकिन शिष्य जो है वो अपने हिसाब से उसे करेक्ट भी करता है। और जेएस मिल ने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा नहीं, कुछ चीजें अपने आप में अच्छी होती हैं। और उसने कहा स्वतंत्रता, जैसे स्वतंत्रता जो है वो अपने आप में अच्छी है, वो उचित है, उससे फायदा और नुकसान हो ना हो, लेकिन वो अपने आप में अच्छी है। अब इस बात को यदि हम किसी फिल्म मैं फिल्म भूल रहा हूँ कौन सी थी वो, उसमें जैकी श्रॉफ और अमरीश पुरी जो है वो एक मामूली पुलिस का हवलदार या इसी तरह से कुछ है, वो चाहता है मेरा बेटा अफसर बने। वो अपनी परीक्षा भी पास कर लेता है, उसका इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन इसी बीच में वो देखता है कि कुछ अपराधी तत्व जो है उसके पिता को पीट रहे हैं। अब उपयोगिता तो ये है कि वो इस सीन को देख करके वहां से हट जाए, क्योंकि उसे इंस्पेक्टर बनना है। जी, लेकिन उचित ये कह रहा है कि अपने पिता को पिटते हुए कैसे देख सकते हो। तो वो और उचित ज़्यादा है। वो उचित ज्यादा है, और वो उचित का पक्ष चुनता है, वहां जाता है, उसका करियर बलिदान हो जाता है, और उसके पिता ही बाद में नाराज होते हैं। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं बजाय मतलब अमीना और उनके माध्यम से, हामिद के माध्यम से समझाने के, इस फिल्म के माध्यम से जब समझाता हूँ तो वो बच्चों तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो ये मुझे लगता है
कि फिल्में जो है वो आज की तारीख में वही भूमिका निभा रही हैं जो एक समय में जो हमारा जो एक पौराणिक साहित्य हुआ करता था, जिसमें सब लोग जो उसको चूंकि पढ़ा करते थे, समझा करते थे। तो जिस तरह से राम कथा में से कोई भी प्रसंग भी उठाया जाए तो सब उसके प्रति एक जानकारी रखते हैं। उसी तरह से यदि मैं शोले फिल्म में से भी कोई उदाहरण उठाता हूं तो चूंकि वो सबने देख रखी है तो उसे वो बड़ी आसानी से अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं। तो डॉक्टर जी। श्रीवास्तव, इसका मतलब हम ये समझें कि जो हमारा साहित्य, चाहे वो मध्यकालीन साहित्य हो या फिर आधुनिक साहित्य हो या पौराणिक साहित्य हो, उस साहित्य की कहीं न कहीं अगर फ़िल्मों ने जगह ले ली है और लोग उसको फ़िल्मों के माध्यम से समझना चाहें, तो हमें वो प्रयास करना चाहिए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिल्मों को लेकर के काफी समय तक ये बात रही कि साहब ये तो कोई जैसे गुलशन नंदा टाइप उसको मानते रहे। लेकिन देखिए, अभी मैं हाल ही में एक वार्ता सुन रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात कही गई कि जो लिखित साहित्य होता है उसे पढ़ने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिल्कुल। इस सिनेमा को जो है आप सीधे देख सकते हैं, उसको देखने वाले लोग जो कि मतलब जो जिनका लिखित शब्द से नहीं है वो भी उस चीज को देख रहे हैं और फिल्मों को वही लोग हिट बनाते हैं। लेकिन ये इसकी कमी नहीं है, ये इसका गुण है। हमें भी उन लोगों तक पहुंचना है, लिखित साहित्य वालों को भी पहुंचना तो उन तक ही है ना। उनको भी सीमित दायरे में रहना पसंद उनको भी नहीं है। लेकिन होता यह है कि अब हमें लेखन इस तरह से करना है कि हमारी स्वीकार्यता निर्मित हो। तो मैंने ऑफ लेट इस बात को डिस्कवर किया कि आनंद बख्शी जो है, जिनको हम समझते रहे कि ठीक है सस्ते किस्म के गीत लिखते हैं, लेकिन देखिए किसी कवि की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसकी 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 पंक्तियां जो है वो मुहावरे बन जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। ये आनंद बख्शी ने जो बात की मुहावरा बन गई, मतलब ये आप देखिए। तो इसी तरह से मजरू सुल्तानपुरी हो चाहे साहिल लुधियानवी हो, ये लोग या सबसे बड़ा नाम हमारे सामने शैलेंद्र को आप देखिए। तो बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम, मतलब इनको हम चूंकि फिल्मों में लिख रहे थे, या क्या आप देखिए मुगले आजम की स्क्रिप्ट को ही देखिए। मैं एक बार जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि मुगले आजम की स्क्रिप्ट तो पढ़ाई जानी चाहिए, कोर्स में होनी चाहिए। और मैं सच कहूं, मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए उसके एक दृश्य का इस्तेमाल भी करता हूं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है संप्रभुता का। जी। अब संप्रभुता का मतलब है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिसके बराबर कोई और ना हो, और उसके द्वारा किया जाने वाला काम औचित्य और नैतिकता से परे है, यानी कि वो जो कुछ भी करता है वो उचित है। आशय ये है कि जज जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देता है तो ये न्याय कहलाता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेता है, कत्ल करता है, तो वो कत्ल कहलाएगा, वो अपराध हुआ। देखिए, क्योंकि जज उस शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो उसे समाज के द्वारा संप्रभुता के माध्यम से दी गई है। अब इस चीज को समझाते हुए मैं मुगले आजम में ले जाता हूं बच्चों को जिसमें कि अंत में आखिरी दृश्य करीब जो आ रहा है, उसमें अनारकली जो ये कहती हैं अकबर से कि साहब आप एक दिन के लिए मुझे मल्लिका बनाइए, क्योंकि ये जो है सलीम का जो है वो एक वो था वायदा था, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाला बादशाह जो है वो अपना वायदा खिलाफ कहलाए। अकबर इस बात को मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो उसको मृत्युदंड के लिए भी ले जाते हैं। उस समय जो आखिरी बात जो अनारकली बोलती हैं वो मेरे संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को समझाता है। वो ये कहती है कि ये कनीज जो है वो बादशाह की इनायतों के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और इसके एवज में अनारकली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना कत्ल माफ करती है। बिल्कुल। तो देखिए, मतलब संप्रभुता, मतलब एक जज जिस तरह से फांसी की सजा देता है वो न्याय कहला रहा है, लेकिन ये कत्ल है, लेकिन आप मेरा कत्ल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको माफ कर रहा हूं। तो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट मैं इस सीन के माध्यम से, और बच्चे उसको रिलेट भी कर लेते हैं, या बल्कि उनके मन में कई बार इच्छा होती है कि फिर उस फिल्म को देखा जाए। ये भी होता है कई बार उनके नहीं, फिल्म देखने की बात नहीं होती, यदि किसी ने देख भी रखा है तो वो फिर उससे कोरिलेट करके और उस विषय को बहुत आसानी से समझ पाता है, और वो समझ के उसको कहीं भी उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, क्योंकि समझी हुई चीज ही समझाई जा सकती है, याद की हुई चीज तो भूल जाते हैं। देखिए, हम हमारे साथ जुड़ी हुई रचना जी, और वो भी लिख रही हैं कि वाह क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आप बता रहे हैं और वाकई हम बड़ा रोचक लग रहा है। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, एक बात और है कि कितने शिक्षक हैं जो इस तरह से, आपकी तरह से, इन चीजों को कोरिलेट करके और वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं या पढ़ा पाते हैं या पढ़ा रहे होंगे? देखिए, ये तो एक अलग तरह का प्रश्न है, लेकिन मैं जिससे प्रभावित होकर मैंने शुरू किया वो मेरी टीचर थी, स्कूल की टीचर थी। और उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए जब प्रतीक और बिंब विधान के बारे में समझाया, तो उन्होंने शोले के एक दृश्य का जिक्र किया
कि माउथ ऑर्गन पे अमिताभ बच्चन बैठा हुआ धुन निकाल रहा है, और उधर विधवा जया बच्चन जो है, जया भादुड़ी उस समय, वो हाँ, एक के बाद एक दूसरा लैंप बुझाती जा रही है। बिल्कुल। ये दृश्य मेरी दीदी ने, मेरी क्लास की जो टीचर थी पुष्पा दीदी, उन्होंने मुझे बताया। तो वो एक टीचर ही थी, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि देखो, हिंदी साहित्य को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस तरह से पढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने पाकीज़ा का वो दृश्य समझा, जिसमें कि वो पाँव के पास में वो खत लिख करके जब उतर जाते हैं राजकुमार, तो अगले दिन जब मीना कुमारी उठती हैं और वो देखती हैं कि ऐसी खूबसूरत सी चिट्ठी रखी है, और वो उसके बाद में झांकती हैं ट्रेन की खिड़की में से, और उसी समय ट्रेन रवाना होने लगती है, स्टीम इंजन है, ढेर सारा धुआं निकलता है, और जो लखनऊ जंक्शन लिखा हुआ है वो उस धुएं में छिप जाता है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी, किसने खत लिखा, बिल्कुल। इस प्रतीक, इस दृश्य के माध्यम से किस तरह से छुपा दी गई। अब ये दृश्य जिस तरह से मेरे मन में अंकित हुआ, वैसे ही मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए भी मैं इस बात का, इस प्रतीकवाद का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे वो चीज छुप जाए। या सीटी को लेकर के, ट्रेन की सीटी को लेकर के, जो पाकीज़ा फिल्म में मीना कुमारी का जो पूरा जो है कि चलते चलते वाला जो गाना ही है, आप देखिए, और तो बिल्कुल उसमें जो स्टीम इंजन की सीटी है बीच में हाँ, से। तो वो इंजन की सीटी जो कि एक बिल्कुल यांत्रिक चीज है अन्यथा, लेकिन वो रोमांच से जुड़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल। उस खोए हुए व्यक्ति को, जिसने मीना कुमारी को एक मनुष्य के रूप में पहचाना और देखा और उनकी सुंदरता की तारीफ की। इसी तरह से आप देखें, यदि इसी पाकीज़ा फिल्म में, बल्कि एक बार मैंने शायद किसका, दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बताया था कि एक दो बार तो फिल्में जो है लोग पूरी फिल्म देखते हैं, तीसरी और चौथी बार लोग उसके एक खास एस्पेक्ट को देखते हैं। बिल्कुल। मैंने एक बार पाकीज़ा केवल इस दृष्टि से देखी कि क्या इसमें कुछ एडिटिंग हो सकती है क्या, क्या एडिटिंग कैसे की गई है। तो बेहतरीन, जैसे कहते हैं ना, एक बेहतरीन लिखावट वो होती है जिसमें से आप कोमा फुल स्टॉप भी नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसे ही उसमें एक दृश्य है जहां पहली बार कन्फेशन करती है मीना कुमारी कि भाई मुझे सब कुछ याद था, मैं बोल भी सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि मैं एक तवायफ हूँ। हम्म। तो ये बोलते, ये दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं, मीना कुमारी और राजकुमार और मीना कुमारी खड़े हैं, पीछे जो एक झरना है, और ये बोलते बोलते मीना कुमारी नीचे चली जाती हैं, कैमरे से बाहर हो गई हैं, और स्टिल हो गया सीन, सीन स्टिल हो गया, क्योंकि बात बड़ी सदमे वाली कही गई है। लेकिन इसके साथ ही राजकुमार झुकते हैं, इनको उठाते हैं, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो गाना शुरू हो जाता है। बोला कुछ नहीं गया है, बोला कुछ नहीं लेकिन गया। इस तरह से, तो ये सारे दृश्य जो हैं, और अच्छा, बच्चों को लगता है अरे फिल्मों की बात हो रही है, कैसे कहा जा रहा है, लेकिन ये चीजें उनकी क्रिएटिविटी को, कि कैसे देखो प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे बिना कहे बातों को भी बताया जा सकता है, तो ये उनकी क्रिएटिविटी को भी उभारता है, मेरा ऐसा सोचना रहा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि जब बिंब विधान की बात करते हैं, चाहे वो महादेवी के काव्य में बिंब विधान हो, जी या जी दिनकर के काव्य में हो, या अपने प्रसाद के काव्य में बिंब विधान हो, यदि फिल्मों के माध्यम से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी आपने एक कटी पतंग फिल्म के डायलॉग को, जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मुहावरा बन गया है। जी ये जी इसी तरह से इतने सारे बिंब फिल्मों में लिए जाते हैं, लेकिन हम साहित्य के दृष्टिकोण से जी पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, न कि मनोरंजक के तरीके से पढ़ाने में। तो ये जी शायद आज की एक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ही विडंबना कही जा सकती है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये दीवार टूटनी चाहिए, और ये दीवार टूट रही है, क्योंकि अब जिस तरह से, जिस शिक्षा का जितना प्रसार हो रहा है, उसके साथ ये होना ही है। और हम ला देखिए, मजरू सुल्तानपुरी तो अपने विश्वासों और अपने विचारधारा की वजह से जेल में रह गई। हुँ, साहिल लुधियानवी को आप, अब साहिल लुधियानवी जो है अपनी वामपंथी विचारधारा के बावजूद, जब हम दोनों फिल्म के लिए उनको भजन लिखने के लिए कहा जाता है? और वो जो है उसमें लिखते हैं कि ओ सारे जग के रखवाले, ओ जग के रखवारे निर्बल को बल देने वाले, हाँ, बलवानों को दे दे ज्ञान। अब ये बात मैं प्लेटो को जब समझाता हूँ जी, विद्यार्थियों के बीच, प्लेटो जो है वही कहते थे कि शासन जो है वो ज्ञानी लोगों को करना चाहिए, या ज्ञानी लोगों को, जो कि दार्शनिक होते हैं, उनको शासन करना चाहिए, उनका ये कहना था। तो अब देखिए वही वाली बात यहाँ कही जा रही है कि या तो आप निर्बल को बल दे दीजिए, वरना बलवान व्यक्ति जो शासक है उसको ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान दे दीजिए, बिल्कुल। तो यदि वो ज्ञान के साथ में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर, यदि गौतम बुद्ध शासक बन जाएंगे, यदि महावीर स्वामी शासक बन जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा शासन करेंगे, एनलाइटेंड जो शासन जो होगा। तो ये बात साहिल लुधियानवी, नास्तिक होने के बावजूद, और वो जो फिल्म के दृश्य के हिसाब से जब वो कविता लिख रहे हैं, तो आप देखिए क्या बेहतरीन। या जो संसार से भागे फिरते हो, संसार को तुम हाँ, क्या हाँ, समझोगे, चित्रलेखा का।
हाँ, चित्रलेखा। बिल ये भोग भी एक तपस्या है, तुम हाँ, त्याग के बारे क्या जानो, हम तुम जन्म गंवा के जाओगे, हम जन्म बिता के जाएंगे। पिता अब के ये जाए। भौतिकवाद और जो अध्यात्मवाद का जो टक्कर है, उसको आप कितने सहज शब्दों में जो है बिल्कुल, साहित्य बिल्कुल। समझा रहे जब आपने प्लूटो की बात की है और प्लूटो को आपने समझाने का ज़िक्र किया है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बलवान को बुद्धि दे दे। हैं। जी जी। एक बात कहीं न कहीं ये बात इशारा नहीं करती है कि जो बलवान है, जो सत्तासीन है, आज के यदि प्रजातंत्र के लिए भी हम कहते हैं, सुकरात ने भी कहीं न कहीं शायद कहा, अरस्तू ने कहा था बल्कि कि कुछ न बेवकूफ़ लोग बुद्धिमानों पर शासन करते हैं, तो ये बात कहीं उस बात को इंडिकेट नहीं कर रही है। देखिए, ये बात जो है, दरअसल प्लेटो जो है वो बात करते थे इसकी, मतलब सुयोग्य लोग शासन करें, लेकिन अरस्तु जो है वो लोकतंत्र के समर्थक हैं। हुँ, दरअसल देखिए, बुद्धिमान किसको कहें, अगला प्रश्न ये होता है। हाँ, ज्ञान 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 पे सब सहमत है, लेकिन ज्ञान के प्रकार को लेकर के, क्योंकि एक ज्ञान तो ये हो सकता है, जैसे कि मैं भी जो है फिल्मों का कोई अध्येता नहीं हूं, कोई मैं समाज वैज्ञानिक उसका विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन मैं एक दर्शक के रूप में उसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं अच्छी फिल्म शायद बना नहीं पाऊं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि फिल्म अच्छी है कि नहीं। ये वैसा ही है जैसे कि अरस्तु ने ये बात कही थी कि खाना अच्छा बना है या नहीं, इसके लिए हलवाई होना जरूरी नहीं है। इसी तरह से डेमोक्रेसी में जो आम आदमी का जो कॉमन सेंस है, उस पर हमें विश्वास करना होगा। देखिए, और डेमोक्रेसी केवल संख्या का खेल नहीं है, क्योंकि संख्या, देखिए, संख्यात्मक बहुमत के बिना तो कोई भी सरकार दीर्घजीवी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। इस देश में 200 साल इसलिए राज कर गए क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम चाहती थी वो शासन करे। जिस दिन उन्होंने चाहा कि न करे, उनको जाना पड़ा। तो चाहे अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो, चाहे अशोक मौर्य का शासन हो, चाहे अशोक गहलोत साहब का शासन हो, इन सबकी सरकारों को बहुमत का समर्थन होता है तभी। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि अल्पमत का जो है संरक्षण होना चाहिए। अल्पमत जो है वो दबा हुआ महसूस न करे। तो ये वहाँ भी ये साहिर अत्यंत साहिर विशिष्ट है। कहते हैं कि निर्बल को बल दे दे, वहाँ भी वो यही कह रहे हैं। यस यस। जी, तो ये जो बात है, ये हम फिल्मों के माध्यम से, उनकी स्क्रिप्ट के कई ऐसे अंश होते हैं, कई कई ऐसे दृश्य होते हैं, उन सब के माध्यम से हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जैसे जैसे आपको बताऊं कि जैसे गाइड फिल्म में एक जो है, जब शुरुआत ही होती है और राजू गाइड जो है वो निकलते हैं जेल से, और गाना शुरू हो जाता है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर हुँ, जाएगा कहाँ। अब ये एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न भी है कि कहाँ बिल्कुल। जाना है, और हम सब मुसाफिर हैं। और फिर एक एक चौराहा आता है जिसमें कि शुरुआत में लिखा है कि ये शहर इतना दूर है, ये इतना दूर है, लेकिन वो बिल्कुल एक अनजान रहा। और उसके बाद पूरा गाना यदि आप देखेंगे तो वो निकल गया है। हुँ, और फिर वो उसके साथ क्या होता है पूरी फिल्म में, वो आती है बात। लेकिन उसमें एक उसमें शैलेंद्र एक जगह लिखते हैं कि कहते हैं ज्ञानी, दुनिया है फानी, पानी, माया है, बिल्कुल, पानी पे लिखी लिखाई। अब आप देखिए कितना शानदार बिंब है, पानी पे आप जो भी लिखेंगे वो वो सब कितनी देर तक कोई अर्थ नहीं मिट है जाता उसका। है। बिल्कुल। और फिर आगे लिखते हैं, है सबकी देखी एम्पिरिकल नॉलेज, हुँ, है सबकी जानी रैशनल नॉलेज, हुँ, हाथ किसी के नहीं। हाथ किसी के ना। आप देखिए, फिलॉसफी में ये दो दो तरीके हैं जिनसे कि हम दुनिया को समझते हैं। एक एम्पिरिकल नॉलेज, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझना, अनुभववाद, और दूसरा है विवेकवाद, तर्क बुद्धिवाद, जिसमें कहा जाता है कि रीजन, रैशनैलिटी के माध्यम से समझना। लेकिन दोनों से आप पूर्ण सच्चाई को हासिल नहीं कर सकते। अब ये इतनी बड़ी बात शैलेंद्र बिल्कुल आसान शब्दों में और कह सिर्फ़ देते हैं। 3-4 लफ्ज़ों में कह गए पूरी बात को। कितनी, हाँ। मतलब बहुत ही, ये तो गजब बात है, मुझे अभी बताते हुए सिहरन हो रही है। बिल्कुल। और इसी तरह से जब राहत फ़तेह अली खान कहते हैं, एक गीत में गाते हैं कि अभी किसी नई फ़िल्म जी का जी। गीत है और उसमें वो कहते हैं कि सारी बातें हवाली रे, हाँ नैणों नैणों का मत हाँ भरोसा हाँ। मत कीजिए। नहीं, वो तो किस्सा है ना कि बुद्ध और महावीर समकालीन थे क्या, वो मिले नहीं क्या आपस में? हाँ। तो ओशो इस बात को लिखते हैं कि हाँ वो मिले, लेकिन कोई बात नहीं हुई। बात तो वो लोग करें ना जिनके बीच पास पास में कुछ असहमतियां हो, या कोई हाँ, दोनों ही सहमत हैं, तो फिर बात क्या होगी? बात किस बात, कहीं विवाद होने की बात ही नहीं है। बात है। बिल्कुल। दोनों ही सहमत हैं इस बात को लेकर। जब हम तो बात ये करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम शिक्षार्थियों की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं और उनको किस तरह से आपने के जो अभिनव प्रयोग है शिक्षा को लेकर के और नए तरीके से आपका समझाने का एक बिल्कुल तरीका है, नज़रिया बिल्कुल आपका एक अलग तरीका तरह से लेके चल रहे हैं। उसमें विद्यार्थियों को तो निश्चित रूप से बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो आज हमारे सुनने वाले हैं या हमको जो देख रहे हैं, वो भी बहुत मज़े से इस बात को समझेंगे कि फ़िल्मों के माध्यम से भी शिक्षा को हम जोड़ सकते हैं या एक अंतर संबंध स्थापित किया जा सकता है, जो आपने किया है। जी जी, जी, मतलब शिक्षा और शिक्षण दोनों को, जी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो शिक्षण वाली कर रहा हूँ, ज्यादातर टीचिंग जी,
मेथड्स में हम कैसे उसको इस्तेमाल करें। लेकिन इन चीजों को मैंने खुद ने भी तो समझा, एज 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 उनसे मैं जी, लर्निंग भी तो हासिल की हमने। पहले आप शिक्षार्थी बने तभी तो हम शिक्षण पहले दे रहे हैं। शिक्षार्थी बने तभी मैं उस चीज को आगे कम्युनिकेट कर रहा है। यकीनन, तो यकीनन। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको बताऊं, राज कपूर पे यदि हम आए, जैसे जी, हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक है रूसो, जी। जी हाँ, जैक रूसो। और रूसो जो है वो फ्रांस की क्रांति के ठीक पहले हैं, और उन्होंने जो कुछ लिखा उसी ने ब्रिटिश ब्रिटेन का जो ये जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें जो ये रोमांटिसिज्म जिसको कहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें कीट्स, बायरन और ये शैली, कीट्स, बायरन, ये सब वर्ड्सवर्थ, ये सब आते हैं, ये सब रूसों से बड़े प्रभावित हैं। तो हमारे यहाँ जो ये राज कपूर वाला जो पूरा जो है ना, मेरा नाम राजू वाला जो पूरा तरीका, इनोसेंट पर्सन वाला, बिल्कुल। वो सारी चीज वो रूसों से। तो मैं जब रूसो पढ़ाने का जब नंबर आता है तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम लोग पहले जिस देश में गंगा बहती है देख लेना, फिर मेरा अपन बात नाम राजू, घराना अनाम। तो उसमें वो एक जगह आता है कि वो ये बात कहते हैं कि धूल का एक बादल अलबेला, हाँ, मैं धूल का एक बादल अलबेला हूँ। आप देखिए मतलब शैलेंद्र कहाँ से शब्द, या जो इससे पहले उन्होंने आवारा में कहा था कि गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा तारा हूँ, हूँ। आसमान का तारा हूं मैं, ठीक हाँ, है, लेकिन गर्दिश में हूँ। गर्दिश में हूं मैं। तो मैं इससे पहले जैसे मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ले जाना चाहूंगा। रूसो एक जो है दरअसल ये कह रहे थे कि हर मनुष्य जो है उसमें दो मूलभूत भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, दो मूलभूत चीज होती है। एक तो सेल्फ लव, अपने आप को चाहना। यदि ये ना होता तो मनुष्य जो है अस्तित्व के संघर्ष में कभी का खत्म हो जाता। बिल्कुल। दूसरा वो कहते हैं सिंपैथी, सहानुभूति, क्योंकि यदि ये ना होती तो जीवन संघर्ष बहुत कठोर होता, दुर्घर्ष होता। तो सेल्फ लव और सिंपैथी ये दोनों अपने आप में अच्छी हैं, इसलिए मनुष्य मूलतः अच्छा प्राणी है। लेकिन इन दोनों में संघर्ष हो सकता है, क्योंकि दोनों विरोधी सी बातें लग रही है, सेल्फ विरोधी। लव और सिंपैथी। तो जब संघर्ष होगा तो उसके निस्तारण के लिए एक तीसरी चीज आती है जिसका नाम है कॉन्शियंस, अंतःकरण, दिल की आवाज, जिसको ईमान या जो भी हम कह लीजिए, है ना। उसकी खासियत ये है कि वो मनुष्य को हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाती है, लेकिन उसकी कमी ये है कि वो अच्छे और गलत का निर्णय नहीं कर पाती है, निर्णय बुद्धि नहीं है उसमें। हुँ, इसके लिए एक चौथी चीज आती है जिसका नाम है तर्क बुद्धि। बिल्कुल। तर्क बुद्धि बताएगी क्या अच्छा है, अंतःकरण उस अच्छाई की तरफ ले जाएगा, और उससे फिर हमारे सेल्फ लव और सिंपैथी में कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अहंकार जब आ जाता है, ईगो जब आ जाता है, निजी संपत्ति जब आ जाती है, मेरे तेरे की भावना जब आ जाती है, तो विवेक कलुषित हो जाता है। हाँ, और वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि वो उपयोगी को उचित बताने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हमें अपने पिता से फायदा नहीं हो रहा है तो हम किसी और को अपना पिता बनाने के लिए, गॉडफादर बनाने के लिए तैयार हो जाएं। ये फायदे वाली बात है। हालांकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि फायदे का भी क्या फायदा। हाँ, अंततः बिल्कुल। तो ये बात आनी चाहिए क्या। तो जब विवेक कलुषित हो जाता है तो वो गलत सही का अंतर, और फिर चेतना तो अंधी है, अंतःकरण तो अंधा है, वो जो है मनुष्य को गलत। और इसके साथ ही जो उसका सेल्फ और सिंपैथी है वो आपस में युद्धरत हो जाते हैं। और इसको जो है उन्होंने कहा कि ये आपस में लड़ना जो है इनका, ये पराधीनता है। स्वतंत्रता का मतलब है कि सेल्फ लव और सिंपैथी में झगड़ा ना हो। तो या तो बच्चा जब होता है, बचपने में इन दोनों बिल्कुल। चीजों में हमारे कोई संघर्ष नहीं होता, मेरे तेरे की भावना नहीं होती, और हम जो है बिल्कुल आसानी से जो है एक मतलब बचपने वाला जो इनोसेंस, मासूमियत होती है, उसके साथ में या तो हम तब स्वतंत्र होते हैं। नहीं, जैसे जैसे सभ्यता आती है, मेरे तेरे की भावना आती है, सभ्यता इन्वर्टेड कोमा में, वो हाँ, हमारे विवेक को कलुषित करती है, हमें स्वार्थ की तरफ ले जाती है, और सारा हम पराधीन हो जाते हैं। तो रूसो की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इस चीज को, जिस देश में गंगा बहती है का जो राजू है, वो बिल्कुल वो इनोसेंट पर्सन है, वो बड़ा हो गया है उम्र में, लेकिन उसके सेल्फ लव और सिंपैथी में कोई अंतर नहीं है। वो जो एक डाकू वो का सरदार उसके पास आ गया है, उसको अपना सारा खाना खिला देता है और कहता है मेरे पास में हथियार है, इसके नाम पे वो कांटा निकालता है, और हाँ, उसके साथ ही वो उनके गांव में पहुंच जाता है। उसको मालूम नहीं है कि डाकू है। हाँ, वो उनसे पूछता है कि तुम लोग करते क्या हो, तो वो कहते हैं हम जो है अमीरों का धन लेके गरीबों में बांटते हैं। तो क्या तुम लोग क्या करते हो, क्या बरोबर करते हैं। अच्छा तुम लोग क्या चौचलिस्ट हो, क्योंकि हुँ। वो भी यही करते हैं। बड़ा मतलब अच्छा शब्द है सोशलिस्ट के लिए हाँ, जो शब्द बोला सोशलिस्ट नहीं जाता चौथलिस्ट, हाँ, बिल्कुल। है, सोशलिस्ट हो तुम लोग। तो वो बड़ा सहज भाव से ये सब बातें रख रहा है। और फिर वो जो गाना है इसका जो टाइटल सॉन्ग है उसका तो बात ही क्या कहनी। क्या है, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान इंसान को को कम कम पहचानते पहचानते हैं। हैं। क्या बात है। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हाँ, क्या बात है सर, देखिए अभी है। तो यही जो चीज़ें शैलेंद्र ने लिख दिया, राज कपूर ने अपने उसका फ़िल्मांकन किया या उसमें अभिनीत किया, ये जो चीज़ें हैं, इनको यदि हम अपने चाहे हम जी समाजशास्त्र की बात करें, चाहे राजनीति शास्त्र की बात करें, अपने जी शिक्षण और शिक्षार्थियों की दोनों की बात करें,
जी। तो वहाँ पर इनको कहीं न कहीं अप्लाई किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इतना ज एक अभी भी समाज में एक टैबू है कि जैसे ही बच्चा अपने भी परिवार में बच्चा कहता है फ़िल्म देखने जा रहे हैं, "अरे यार! क्या बिगड़ेगा तू? पढ़ाई कर ले।" सामान्य जी, तौर पे कहा जाता है। टैबू तो है ही है। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि देखिए ये चीज़ अब मतलब क्योंकि टीवी जिस तरह से घर में आया है, जो बातें हो रही हैं उसमें, लेकिन फ़िल्म एप्रिसिएशन ये हम टीचर्स का काम है। ये हम टीचर्स का ये टास्क है बहुत बड़ा कि हम बच्चों को फ़िल्मों की सराहना करना, उनको एप्रिशिएट करना सिखा पाएँ। क्योंकि वो सुरुचिपूर्ण तभी बन पाएँगे, सुरुचि संपन्न तभी बन पाएँगे। ये कमी मेरी है कि मैं अपने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे साहित्य का भेद नहीं करवा पा रहा हूँ। अच्छी फ़िल्म और बुरी फ़िल्म का यदि भेद नहीं करवा पा रहा हूँ, ये कमी मेरी है। तो हमें इस बात को समझना होगा। ये बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब एज़ अ टीचर मेरा ये टास्क है कि मैं किस तरह से जोड़ूँ और किस तरह से उनको एक बार मैंने जब देखिए मेरा काम पढ़ाना है ही नहीं वैसे तो। टीचर का काम कभी पढ़ाना नहीं होता है। टीचर का काम पढ़ने की ललक पैदा करना है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं ऊँची सीट पे बैठा हुआ मैं कोई नॉलेज गिवर नहीं हूँ। मुझे उनके मन में नॉलेज के लिए एक बस जिज्ञासा और भाव एक भाव पैदा करना है कि एक व्याकुलता भाव हुँ, पैदा कर देना। उसके बाद तो वो अपना रास्ता पकड़ेगा। तो ये चीज में मैं फिल्म एप्रिसिएशन कैसे उनको या एक अच्छी अब इसी में कला के जो दूसरे रूप हैं कविता को भी समझना है शेर व शायरी को सही तरह से हम समझ पाते हैं कि नहीं एक समय होता है रूमानियत का दौर होता है वो मोहब्बत वाली कविताएं भी बड़ी अच्छी लगती हैं होनी भी चाहिए उसमें कोई शक भी नहीं है जैसे कि वो भी बहुत बड़े जीवन का एक महत्वपूर्ण हाँ हाँ हिस्सा है। जी, बड़े क्रांतिकारी शायर जो मखदूम मोहिउद्दीन थे जिनकी बाजार में जो था रात फूलों की बात फूलों हाँ, की आप देखिए क्या बिल्कुल, गजब तो उनका तो नारा यही था कि दुनिया के प्रेमियों एक हो हाँ, मार्क्सवादी थे लेकिन फिर दुनिया क्योंकि जो प्रेमी है वो विद्रोही होगा वो वर्तमान बिल्कुल, व्यवस्था आप देखिए ना राज कपूर का जो सारा कॉन्सेप्ट है जो रूसो से जो निकल गया है जो मैंने आपका रोमांटिसिज्म की ओर जाता है वो क्या है प्रेम जो है वो विद्रोह करना सिखाएगा वो आपको मतलब भावनाओं की तरफ ले जाएगा वो मतलब दिल से सोचना क्योंकि दिमाग तो आपके स्वार्थ को रैशनलाइज करने का काम करता है केवल लेकिन दिल जो है वो आपको अच्छाई और सच्चाई की तरफ ले जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट से आप कैसे निकले और क्या हो ये बड़ी बात है और ये जो जब हम दिल से सोचने लगते हैं तो और जब विद्यार्थी या शिक्षार्थी और शिक्षण देने वाले टीचर्स दोनों अगर जब दिल से सोच करके इस तरह के ज्ञान को आत्मसात करने लगे तो शायद एक ऐसी परिस्थिति होगी कि जहां पर आप जैसे जो एक फिलोसॉफी लेके चलेंगे कि मैं उनको ज्ञान देने वाला नहीं हूँ मार्गदर्शक हूँ। हाँ फिर उनसे भी मिलेगा नए नए उदाहरण आएंगे फिर वो लोग नई पीढ़ी के लोग हैं बल्कि साहब हम टीचर्स तो इसलिए यंग रहते हैं हमेशा क्योंकि हम नई पीढ़ी के संपर्क में रहते हैं बिल्कुल और वो बिल्कुल लोग नए नए एग्जाम्पल हमारे सामने लाते हैं साहब ये हुआ ऐसा हुआ तो वो बड़ा बड़ा रोचक मामला हो जाता है और हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया एक्चुअली मैं कोई नई बात भी नहीं कर रहा वो बस इतना सा है कि वो साहित्य के उदाहरण दिया करते थे और हम ये उदाहरण देने लग गए लेकिन समय ये जब हम काल सापेक्ष हो जाते हैं समय सापेक्ष होते हैं तो निश्चित रूप से उस बात को हम बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन जब हम रिजिड हो जाते हैं हमारे में क्योंकि यदि हम केवल साहित्य को लेकर चलेंगे तो शायद रिजिडनेस आएगी और मतलब जब जब व्यक्ति फिल्मों को भी सही तरह से अप्रिशिएट करने लगेगा तो वो अच्छा साहित्य पढ़ने की तरफ ही जाएगा फिर वो गोदान पढ़ेगा फिर बिल्कुल वो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद को समझने की कोशिश करेगा वरना तो वो उसको कोई होश ही नहीं है ना तो हम ये कह सकते हैं कि फिल्मों के माध्यम से हम अपने साहित्य को समझें उसी माध्यम से हम अपने जो शिक्षण सामग्री उसको समझें तो बहुत आसानी से उसको हम ग्रैस्प कर पाएंगे बस समझ पाएंगे एक बेहतर आप विद्यार्थी और बेहतर मनुष्य बन पाएंगे जी और बेहतर मनुष्य बन पाएंगे कुछ और ऐसे उदाहरण जो आप जिनको आमतौर पे अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके शिक्षार्थी होते हैं उनको आप देते हैं कुछ और ऐसे जो बहुत रोचक क्योंकि बड़ा रोचक लग रहा है आपसे बात करते हुए जैसे जैसे मैं आपको बताऊं आजकल जो नेशनलिज्म को लेकर बहस चल रही है जी जो पिछले 2 3 4 साल से शुरू हुई समकालीन बहस की बात कर रहा हूं मैं जी तो हाँ उसमें उसमें जैसे सारा जो है कि भाई हम अपने राष्ट्र को किसी और के बरक्स परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हो कि वो ऐसा है इसलिए हम ऐसे हो जाएं ये जो सारा भाव है बल्कि जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट था जो जर्मन राष्ट्रवाद का जो तरीका था वो यही था कि भाई हम एक कॉमन रिलीजन कॉमन लैंग्वेज और कॉमन एनिमी होना चाहिए है ना जैसे ब्रिटेन में जो है वो प्रोटेस्टेंट किस्म का एक धर्म था सब लोग इस पे एकजुट हो जाएं और दूसरा जो उनकी भाषा अंग्रेजी और कॉमन एनिमी उनका फ्रांस फ्रांस में इसका ठीक उल्टा कैथोलिक फ्रेंच भाषा और कॉमन एनिमी ब्रिटेन ये दोनों एक दूसरे अब इस तरह से यदि कोई राष्ट्र बना है तो पाकिस्तान बना हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो एक धर्म एक भाषा और एक कॉमन एनिमी हम के आधार पर बना लेकिन हुआ ये कि एक भाषा के आधार पर टुकड़े हो गए उसके बांग्लादेश अलग हो गया
क्योंकि बांग्ला भाषियों को जब आपने दबाया, उर्दू भाषा उन पे लादने की कोशिश की, तो वो टूट गया। लेकिन भारत का जो राष्ट्र है, वो वो बहुलता का, विविधता का देह धारण करने पर आधारित है, और हम किसी और के जैसे नहीं होना चाहते हैं। हमें आत्मस्थ होना है, हमें, और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा है। ये बात शुरुआत में भारत में भी हुई कि हम भी अंग्रेजों जैसे जो है एकजुट हो जाएं, लेकिन बहुत जल्दी जो है, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, विवेकानंद हो, ज्योतिबा फुले हो, इन लोगों का नहीं। हम अपनी विविधता को तोड़ेंगे नहीं, हम एकता को एकरूपता बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आत्मस्थ होंगे। अब इस चीज को मैंने थ्योराइज किया, मैं बच्चों को लेकिन समझाते हुए ले जाता हूं कि भाई दीवार फिल्म में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है, उसकी माँ यही कह रही है कि अमिताभ बच्चन को, कि तुम जिनका विरोध करने के लिए चले थे, तुम खुद वैसे ही हो गए हो। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, जिन्होंने तुम्हारे हाथ पे ये लिखा है, आज तुम जो कर रहे हो, दोनों में अंतर नहीं रहा। बिल्कुल। तो होता यही, जैसे आर्य समाज का भी सारा कॉन्सेप्ट आप देखें, वो ईसाइयत और इस्लाम के खिलाफ जो खड़ा हुआ, वो अल्टीमेटली उनके जैसा ही हो गया। तो भाई तुम ये कन्वर्जन कराते हो, हम शुद्धि कराएंगे, तुम्हारे यहाँ एक किताब है, हमारे यहाँ चार किताब है। तो ये हमें, जो एक अंतर्विरोध जो पैदा हो गया और उसमें फिर वैसा का वैसा हो जाना, तो फिर अंतर कहाँ रहा? तो हम एक जिसका हमारे विरोध करने चलते हैं, थोड़े समय बाद हम उनके जैसे ही हो जाते हैं। इस बिल्कुल, चीज को मैं दीवार फिल्म के कॉन्फ्लिक्ट से, तो बच्चे तुरंत उस बात को रिलेट बिल्कुल, कर बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। चले आपके एक हमारे सामने। साथ जुड़ी हुई हैं रचना कसाना और वो कह रही हैं कि कम्युनिकेशन थ्योरीज़ को, क्योंकि आप हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में से हम्म, जुड़े हुए हैं, संबंध है वहाँ। तो उस हिसाब से ये कह रही हैं कि कम्युनिकेशन थ्योरीज़ को आप फ़िल्मों के एग्ज़ाम्पल्स के साथ-साथ पढ़ा सकते हैं और बहुत बेहतरीन रहेगा, सुनने जी में जी। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है वैसे। लेकिन रचना जी, मैं क्या है, मूलतः पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, और इस विश्वविद्यालय में मैं एज ए टीचर नहीं हूँ। तो कम्युनिकेशन वाला काम वैसे तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, देखिए आपको रचना मैं जी आप बताऊँ, जैसे कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, है ना। सोशलाइजेशन जो है, वो शासन करने की सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप अपने शासितों को अपने मूल्यों के अनुसार ढाल लें। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे, वो फर्स्ट क्लास के डब्बे का टिकट लेने के बारे में सोचते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी इस अधीनता को आत्मसात कर लिया था। जी, तो शासन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि भाई आप आत्मसातीकरण की प्रक्रिया ऐसे कर, या जो पीके फिल्म है, जी पीके हाँ, फिल्म में सब लोगों ने इस बात को मान लिया है कि ठीक है, हम ये अंगूठी वगैरह पहनेंगे, उससे फायदा हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन वो बंदा जो कि बाहर से आ रहा है पीके, तो वो ये सवाल कर रहा है कि आपने कहा था ऐसा होना होगा, नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है। ये वैसे ही सवाल है जैसे कि अश्वत्थ, जो जो अपने, आप समझिए कि हिरण्यकश्यप का जो बेटा है प्रहलाद, चूंकि उसका बचपन बृहस्पति के आश्रम में बीतता है, उसका सोशलाइजेशन एक अलग एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो कहता है कि विष्णु श्रीहरि भगवान है, प्रहलाद, ये जो है हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है। तो सवाल वो उठाएगा जो जिसका सोशलाइजेशन डिफरेंट तरीके से हुआ है। जो मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटेन से जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जहां पे करके आपको सेवा मिल सकती है, उनको बुरा लगेगा कि टिकट लेने के बावजूद मुझे गाड़ी में से क्यों उतारा गया। तो रचना जी आपका ये स्वागत है। आप भी इतनी जुड़ी हुई हैं, आप सुन रही हैं और हम देख रहे हैं कि आप शायद कहीं यात्रा भी कर रही हैं और यात्रा करते-करते आप सुन रही हैं। आलोक जी अपनी बात आप जारी रखें। मैं ये बता रहा था कि जैसे कम्युनिकेशन की जैसे बात है, ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी होता है। जी, जनता अपनी बात शासन तक ले जाती है, शासन अपनी बात जनता तक पहुंचाता है। तो उनके उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं कि कैसे अपनी बात जो है, बिंबों और मतलब बिना बोले भी कई बातें कही जाती हैं। जैसे गांधी जो है, ही वॉज अ वेरी श्रूड पॉलिटिकल कम्युनिकेटर। जब उनका जो मतलब आप देखिए, जो उपवास है, वो केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि वो उसके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। आत्मपीड़न के माध्यम से वो शासन के अनैतिक और अनुचित होने का, नमक नमक वो एक मामूली चीज थी, लेकिन नमक सत्याग्रह के माध्यम से आप देखिए कितना बड़ा उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन का जो फेस एक कितना बड़ा खड़ा उग्र किया। राष्ट्रवाद पैदा किया नमक आंदोलन के और दांडी मार्च के साथ-साथ। क्योंकि जब तो अहिंसा की बात थी, लेकिन उसमें अहिंसक के तरीके से भी उग्र राष्ट्रवाद पैदा किया जा सकता है, ये गांधी जी ने हमको सिखाया। ये जो कम्युनिकेशन, नेताओं में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, पॉलिटिकल या जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है। इवन फैमिली में भी आप ये देखें कि पेरेंट्स जो है अपनी बात बच्चों तक कैसे पहुंचा पाए, और बच्चे अपने पेरेंट्स तक कैसे पहुंचा पाए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो है वो हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता है। तो जो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेटिव थ्योरीज हैं, कम्युनिकेटिव थ्योरीज में यदि हम इस तरह के बातों को भी जोड़ें, चाहे फिल्मों हम्म। के डायलॉग्स को, चाहे फिल्म के जो संगीत है या गीत के पक्ष हाँ को जोड़ करके, हाँ। तो मैं समझता हूँ शायद कम्युनिकेट हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, जितने हम लोग जो मीडिया एजुकेटर्स हैं उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बिटवीन दी लाइंस कहते हैं ना, जैसे आप लोग मीडिया वाले। हाँ, बिटवीन द लाइन्स। तो ये यही बात है क्योंकि अब आपने भी उसका ज़िक्र कर दिया है, तो जब हम चाहे मीडिया की बात करें,
चाहे हम दूसरे विषयों की बात करें, जैसे आपने हिंदी के बिंब विधान को लेकर के बहुत बड़ी-बड़ी बातें, तो हम उनको बहुत सहज तरीके से फ़िल्मों के माध्यम से समझा सकते हैं। तो उसी तरीके से हम जर्नलिज़्म में, पत्रकारिता या कम्युनिकेशन में भी इन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है, हम कर सकते हैं। और जी। तो एक बहुत सार्थक हमारी एक चर्चा रही है। मन जी। तो नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को हम यहीं विराम दें, लेकिन नहीं, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है। जी, अ, जी, जी। तो अगली बार फिर से हम किसी न किसी के रूप में आपसे फिर मिलेंगे, जुड़ेंगे। आपका जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा हम बात करेंगे किसी और। आपका भी योगेश जी बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी जी। मच। जी, और ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप हमारे चैनल पर देखते रहिए, और यदि आपको ये चर्चा, हमारी बातचीत पसंद आई हो, हमारा चैनल पसंद आया, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी तरह के मनोरंजक तरीके से और भी विषयों को लेकर हम दूसरे जितने भी हमारे शोधार्थी हैं, दूसरे हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के साथ भी दोबारा हम एक बार फिर बात करेंगे। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी थैंक यू। दर्शकों, श्रोताओं का भी नमस्कार, आभार।